टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो। आपकी बुक में पेज 111 और 112 पे दिया हुआ है। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, समझने में मुश्किल होती है क्योंकि जो डायग्राम्स आपकी बुक में दी हुई हैं वो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन असल में ये टॉपिक बहुत ही इजी है। अगर सही से समझा जाए तो बहुत आसान है। इसको हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप और आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मुर्गी के अंडे किस किसने देखे हुए हैं? सब नहीं खाए हुए हैं। हाँ, इस तरह का होता है। अब इसके सेंटर में एक योक होती है, साइड्स पे उसके एल्बुमिन होती है, उसके बाहर एग शेल होता है, ऐसा ही है। लेकिन असल में जो हैन का एग होता है, द चिक एग इज़ कॉल्ड द योक। वो सिर्फ उसकी योक होती है। जब वो ओवरी से रिलीज़ होता है, यहाँ पर देखो ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है, बिल्कुल सिर्फ योक है। यहाँ पर भी ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है, ओवरी में जो एग बन रहे हैं वो भी सिर्फ उसकी योक है। तो बाकी की जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो ओविडक्ट में से गुजरते हुए उस योक के ऊपर ऐड कर दी जाती हैं। यहाँ पे देखो एग वाइट फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे शेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे शेल फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद इस एग को रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन असल जो एग है वो सिर्फ इसकी योक है। अब योक पे जो ये वाइट सा स्पॉट दिख रहा है, शाइनी सा, देखो यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, हर एक के ऊपर है। तो ये वाइट सा स्पॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वाइट स्पॉट पर इस एग का न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखो ये वाइट स्पॉट जो है, इस जगह पर एग का न्यूक्लियस है और इसको हम कहते हैं, इस वाइट स्पॉट को हम कहते हैं जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क भी इसको कहते हैं। अब योक की जिस साइड पर तो जर्मिनल डिस्क है उसे हम कहते हैं एनिमल पोल, और जो योक की ऑपोजिट साइड है उसको हम कहते हैं वेजिटल पोल। अब जहाँ पर ये न्यूक्लियस है, जाहिर है फर्टिलाइजेशन भी वहीं पर होगी, जाइगोट भी वहीं पर बनेगा जर्मिनल डिस्क पे, ऐसे ही है ना। फर्टिलाइजेशन एग की, जैसे ही एग ओवरी से रिलीज़ होता है, ओविडक्ट में एंटर होता है, ये देखो यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन फ़ौरन हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? एग और स्पर्म के मिलने से। स्पर्म जो है वो आपका वो भी हैप्लॉइड होता है, एग का न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होता है। स्पर्म अपना न्यूक्लियस एग को दे देता है और जब ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं तो एक डेप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, ऐसे ही है ना। और जाइगोट कहाँ बनेगा? एनिमल पोल पे। अब फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद, अभी हैन के अंदर ही है एग, अभी रिलीज़ नहीं हुआ, अब फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। अब जो क्लीवेज है वो भी इस डिस्क पे हो रही है, पूरे एग पे नहीं हो रही, यानी पूरी योक तक नहीं क्लीवेज जा रही, सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क पर, जिसको हमने ब्लास्टो डिस्क कहा था, ये जर्मिनल डिस्क भी हमने इसको कहा था, सिर्फ इस डिस्क पर क्लीवेज हो रही है। और क्योंकि क्लीवेज इस डिस्क के ऊपर ही हो रही है, इस डिस्क तक ही महदूद है, तो इसको हम कहेंगे डिस्कॉइडल क्लीवेज, ठीक है। अब जब फर्स्ट क्लीवेज होगी तो वो वर्टिकल होगी और एक सेल को दो में डिवाइड कर देगी, 2 सेल स्टेज आ गई। फिर सेकंड क्लीवेज भी साथ ही स्टार्ट हो जाएगी, अभी फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई कि सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड क्लीवेज होगी वो भी वर्टिकल होगी, 2 सेल होंगे उनको 4 सेल में डिवाइड कर देगी। फिर जो थर्ड क्लीवेज होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। आपके पास 4 सेल बन गए थे सेकंड क्लीवेज से, अब वो 4 सेल 8 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रही है ना। फर्स्ट क्लीवेज प्लेन वर्टिकल था, सेकंड क्लीवेज प्लेन भी वर्टिकल था, थर्ड प्लेन हॉरिजॉन्टल है, और फोर्थ जो क्लीवेज हो रही है वो सर्कुलर हो रही है। ये देखो यहाँ पे सर्कल बन रहा है। अभी जो 8 सेल्स बने थे पहले वो 16 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इस टाइप की डिवीजन को, जिसमें सिर्फ इस डिस्क तक ही महदूद है क्लीवेज, योक तक नहीं जा रही है, उसको कहते हैं मीरोब्लास्टिक डिवीजन, यानी इनकम्प्लीट डिवीजन। एक होती है मीरोब्लास्टिक डिवीजन, एक होती है होलोब्लास्टिक डिवीजन। मीरोब्लास्टिक डिवीजन में ये देखो आप कि सिर्फ इस डिस्क तक ही महदूद है क्लीवेज, योक पूरी में नहीं हो रही है, बस ऊपर ऊपर ही सेल्स बन जाएंगे। लेकिन होलोब्लास्टिक डिवीजन में क्योंकि योक छोटी होती है तो पूरी योक भी डिवाइड होती है। जब पहली डिवीजन होगी तो दोनों सेल्स में हाफ हाफ योक डिवाइड हो जाएगी,
जब दूसरी क्लीवेज होगी तो चारों सेल्स में जो है वो बराबर आपकी योक डिवाइड हो जाएगी। ये होलोब्लास्टिक डिवीजन है जो कि ह्यूमंस में होती है, लेकिन चिक में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स में ऐसे नहीं होता, क्योंकि उनकी योक बहुत बड़ी होती है। तो योक क्योंकि बड़ी होती है तो पूरी योक तक डिवीजन नहीं जाती, वो सिर्फ इस डिस्क तक महदूद रहती है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। और ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। यहाँ पर देखो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में पूरा पूरा सेल जो है वो बन रहा है, पूरी योक डिवाइड हो रही है, लेकिन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में ये सेल्स बस ऊपर ऊपर बन रहे हैं और योक पूरी नीचे वैसी पड़ी है। ठीक है, अब जब फोर्थ क्लीवेज भी आपकी कंप्लीट हो गई तो आपके पास 16 सेल्स बन गए हैं। अब ये जो 16 सेल्स हैं ये इरेगुलरली डिवाइड करना शुरू करेंगे। इसके बाद जितनी भी डिविजन्स होंगी वो इरेगुलर होंगी, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और एक लेयर बन जाएगी सेल्स की। अब यहाँ पर देखो ये जो लेयर ऑफ सेल्स बनी है ये योक के ऊपर वैसे ही पड़ी हुई है, और इस लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म, और इस स्टेज पे एम्ब्रियो को हम कहते हैं मोरूला स्टेज। ब्लास्टोडर्म में जो सेंटर वाले सेल्स हैं वो छोटे हैं और वो पतले हैं, और जो साइड पे जो सेल्स हैं वो लंबे हैं और ज़्यादा बड़े हैं, ऐसे ही है। लेकिन मोरूला स्टेज जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लास्टोडर्म है ये योक से ऊपर उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ब्लास्टोडर्म योक के साथ अब जुड़ी हुई नहीं है। ये क्लीवेज के दौरान ही ये सेल्स जो हैं वो योक से अलहदा हो गए थे। अब ब्लास्टोडर्म जो है वो योक से ऊपर उठना यहाँ पर शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठ रही है तो यहाँ पर दरमियान में एक कैविटी बन रही है, ब्लास्टोडर्म और योक के दरमियान एक कैविटी बन रही है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। जब ये ब्लास्टोसील बन जाती है तो इस स्टेज पे हम एम्ब्रियो को कहते हैं ब्लास्ट्यूला। अब इस ब्लास्टोसील के अंदर एल्ब्यूमिन से कुछ फ्लूइड आएगा और यहाँ पर भर जाएगा। ये जो कैविटी ब्लास्टोडर्म और योक के दरमियान जो कैविटी बनी है जिसे हम ब्लास्टोसील कह रहे हैं, इसके अंदर एल्ब्यूमिन से फ्लूइड आएगा और वो इसके अंदर भर जाएगा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि एल्ब्यूमिन इस योक के इर्द गिर्द क्या है, एल्ब्यूमिन ही है सारी, तो फ्लूइड वहाँ से आ रहा है और ब्लास्टोसील के अंदर भर रहा है, और ये ब्लास्टोडर्म जो है वो योक से काफ़ी ऊपर उठ गई है। अब वो सेल्स जो कि अभी तक योक के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखो सेंटर वाले सेल्स तो योक से अलहदा होकर ऊपर उठ गए हैं ना, लेकिन ये साइड वाले सेल्स अभी तक योक के साथ जुड़े हुए हैं। इन साइड वाले सेल्स को हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि जो एग है वो आपकी योक है, और योक के ऊपर एक वाइट स्पॉट है जिसे हम ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। इस जर्मिनल डिस्क के ऊपर आपका एग का न्यूक्लियस है, इधर ही आपकी डिवीज़न होगी, क्लीवेज होगी। क्लीवेज हो रही है जिससे बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। ये सेल्स की एक लेयर जो यहाँ पर योक के ऊपर बन गई है, इस लेयर को हम कह रहे हैं ब्लास्टोडर्म। अब ब्लास्टोडर्म जो है वो योक से बाद में ऊपर उठना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ब्लास्टोडर्म और योक के दरमियान एक कैविटी बन गई है। उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और इस स्टेज पर एम्ब्रियो को हम कह रहे हैं ब्लास्ट्यूला। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है एरिया ओपेका और एरिया पेल्यूसिडा। ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? असल में जो ब्लास्टोडर्म है उसके नीचे जो कैविटी बन गई है ब्लास्टोसील, तो जिन सेल्स के नीचे कैविटी है उनको जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो एरिया हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। अब वो एरिया क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आता है क्योंकि इन सेल्स के नीचे कैविटी है, तो इस एरिया को हमने नाम दे दिया एरिया पेल्यूसिडा। और ये जो साइड्स वाले सेल्स हैं जिनके नीचे कोई कैविटी नहीं है बल्कि योक है, ये हमें ऊपर से देखने पर डार्क नज़र आते हैं, ओपेक नज़र आते हैं। इस वजह से हमने इस साइड वाले एरिया को नाम दे दिया एरिया ओपेका। सेंटर वाले सेल्स के नीचे कैविटी है, इस वजह से वो ऊपर से देखने पर ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं, इसलिए उसको नाम दे दिया एरिया पेल्यूसिडा। और साइड वाला जो एरिया है, ये जो साइड वाला एरिया है, इसको ऊपर से देखने पर ये थोड़ा डार्क नज़र आता है क्योंकि इनके नीचे कोई साइड वाले सेल्स के नीचे कोई कैविटी नहीं है बल्कि योक है, तो इसको हमने नाम दे दिया एरिया ओपेका। अब इस स्टेज पे ब्लास्टूला स्टेज पर हैन एग ले कर देती है, मुर्गी अंडा दे देती है। तो जब ये अंडा आपके पास आता है, आपने कभी अगर गौर किया हो, कभी देसी अंडा देखा हो, तो उसकी योक के ऊपर
ये देखो, इसकी योक के ऊपर यहाँ पर एक वाइट सा स्पॉट होता है, ट्रांसपेरेंट सा स्पॉट। अब हम इसको ब्लास्टोडिस्क नहीं कहेंगे, अब हम इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क कहेंगे, क्योंकि अब मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन गया है ना, तो अब ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ये सेंटर से देखो ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं और साइड से थोड़ी सी डार्क। तो जो सेंटर वाला ट्रांसपेरेंट एरिया है वो है एरिया पेल्यूसिडा, और साइड वाला एरिया जो है वो है एरिया ओपेका। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपकी ब्लास्टोडर्म है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगी। जब ये स्प्लिट होना शुरू करेगी तो ब्लास्टुला स्टेज आपकी ख़त्म हो जाएगी और गैस्ट्रुला स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। अब जो 2 लेयर्स नई ब्लास्टोडर्म से जो 2 लेयर्स बनी हैं उनमें से ऊपर वाली लेयर जो है, ये जो ब्लू वाली लेयर है, इसको हम कहेंगे एपीब्लास्ट, और जो नीचे वाली लेयर है ये ब्राउन लेयर, इसको हम कहेंगे हाइपोब्लास्ट। ठीक है। अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान जो कैविटी है वो ब्लास्टोसील है, ये वही कैविटी है जो ब्लास्टुला के टाइम पे बनी थी। ठीक है। लेकिन आप देखो कि एक और कैविटी बन गई है जो कि हाइपोब्लास्ट और योक के दरमियान में है, ये वाली कैविटी। अब इस नई कैविटी को, ये जो नई कैविटी हाइपोब्लास्ट और योक के दरमियान बनी है, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोसील या सब जर्मिनल कैविटी। अब गैस्ट्रो का वर्ड आपने गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड, स्टमक के टॉपिक पे बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि गैस्ट्रोसील जो है इसने आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। ठीक है। अब ये जो 2 लेयर्स बनी हैं गैस्ट्रुला स्टेज पर, ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनी है, इसने आगे जाकर जर्म लेयर्स बनानी है। अब जर्म लेयर्स कौन सी हैं आपकी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये आपकी जर्म लेयर्स हैं। अब जो एपीब्लास्ट है उसने एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनानी है, और हाइपोब्लास्ट जो है इसने आपकी एंडोडर्म बनानी है। आपकी नहीं, मतलब चिक की है एंडोडर्म बनानी है। तो वो ये कैसे बनाएंगी वो हम देखते हैं आगे जाके। ये देखो, ये जो ब्लू लेयर है सेल्स की, ये आपकी एपीब्लास्ट है, और ये जो नीचे येलो लेयर है ये आपकी हाइपोब्लास्ट है। अब हाइपोब्लास्ट ने तो क्योंकि सिर्फ एक लेयर ही बनानी है, उसने सिर्फ एंडोडर्म ही बनानी है, तो हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं वो सिंपली डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और एंडोडर्म बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन एपीब्लास्ट जो है आपकी, इसके पास काम ज़्यादा है। इसने क्योंकि 2 लेयर्स बनानी है, एक्टोडर्म भी बनानी है, एंडोडर्म भी बनानी है, तो ये क्या करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। एपीब्लास्ट की जो लेयर है इसमें सेंटर में बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो सेंटर के सेल्स हैं ये अंदर की तरफ ब्लास्टोसील की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये देखो, इस इधर से भी ये सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और अंदर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, और इधर से भी ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और अंदर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो सेल्स अंदर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से एपीब्लास्ट के ऊपर एक लाइन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक आपकी बनी है ये शुरू में तो एक लाइन की शक्ल में ही होती है, लेकिन जैसे जैसे बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड हो होकर अंदर ब्लास्टोसील की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर एक लंबा सा गड्ढा सा बन जाता है जिसे कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। अब ये जो सेल्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये रेड वाले सेल्स, ये अंदर जाकर मीजोडर्म बना देंगे, मीजोडर्मल सेल्स बन जाएंगे। ठीक है। अब जो प्रिमिटिव ग्रूव बन गई है आपकी, उसके एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर साइड कौन सी होती है? हेड वाली साइड। पोस्टीरियर कौन सी होती है? टेल वाली साइड। तो ये जो एंटीरियर साइड है प्रिमिटिव ग्रूव की, वहाँ पर मीजोडर्मल सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर को फैल जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा पूल ऑफ सेल्स बना देते हैं, गड्ढा ज़रा बड़ा बना देते हैं। अब ये जो प्रिमिटिव ग्रूव के ऊपर बड़ा सा गड्ढा बन गया है गोल सा, इसको हम कहते हैं हेंसन्स नोड। ठीक है। इसको आप इस तरह समझो कि आपकी अम्मी आटा गूंद के गई हैं और आप वहाँ आते हो तो आपका यूं ही दिल करता है, आप छुरी उठाते हो और आटे के ऊपर एक लाइन बना देते हो। अब वो जो लाइन आपने छुरी से बनाई है वो है आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक। फिर आपका छोटा भाई आता है, वो कहता है मुझे भी छुरी दो, मुझे भी लाइन बनानी है। आप उसको गुस्से से मना करते हो कि ख़तरनाक है, नहीं कोई कट वट लग जाएगा। तो आपके छोटे भाई को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, जहाँ पर आपने छुरी से लाइन बनाई है वो उंगली से वहाँ पर एक लाइन बना देता है। अब जो उसने लाइन उंगली से बनाई है वो गड्ढे की तरह लंबा सा गड्ढा है, तो वो है आपकी प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है। फिर आपको और गुस्सा आ जाता है, आप कहते हो ये क्या किया है, गंदे हाथ क्यों लगाए हैं।
तो आपके छोटा भाई जो है वो गुस्से में प्रिमिटिव ग्रूव के ऊपर उंगली मार देता है ज़ोर से आटे के अंदर। तो वो जो उसने ज़ोर से उंगली मारी है प्रिमिटिव ग्रूव के ऊपर, वो आपकी हेंसन्स नोड बन गई है। ठीक है, अब ये जो आपकी हेंसन्स नोड बनी है ये मीज़ोडर्मल सेल्स से बनी है। ठीक है, ये जो रेड वाले सेल्स हैं ना, ये मीज़ोडर्म के सेल्स हैं। अब आपकी तीनों जर्म लेयर्स बन गई हैं। ये जो ऊपर वाली ब्लू लेयर है ये है एक्टोडर्म, ये सेंटर में जो रेड सेल्स हैं ये आपकी मीज़ोडर्म है, और जो नीचे येलो सेल्स हैं ये आपकी एंडोडर्म है। अब एक्टोडर्म और मीज़ोडर्म आपकी बनी है एपीब्लास्ट से, और हाइपोब्लास्ट से आपकी बन गई है एंडोडर्म। ठीक है, अब ये जो आपकी हेंसन्स नोड बनी थी, हेंसन्स नोड के सेल्स, ये देखो ये सेल्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके बाद एंटीरियर साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये एंटीरियर साइड की तरफ मूव करते करते ये बना देंगे नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड आपकी आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाहर सबसे ऊपर एक्टोडर्म है, सेंटर में आपकी मीज़ोडर्म है, और मीज़ोडर्म के दरमियान में हेंसन्स नोड ने आपकी नोटोकॉर्ड बनाई है। ठीक है, और ये नीचे जो येलो वाली लेयर है ये आपकी एंडोडर्म है। अब आपने पढ़ा है अपनी बुक में कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टार्ट में जो नोटोकॉर्ड बनती है वो बड़ी वाज़िया नज़र आती है। ये देखो यहाँ पर पिक्चर है, और ये देखो यहाँ पर नोटोकॉर्ड बहुत वाज़िया नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के बाद न्यूरुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे नोटोकॉर्ड बन गई है, यहाँ पे साइड पे मीज़ोडर्म के सेल्स हैं और ऊपर एक्टोडर्म है, और नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं उन्होंने न्यूरल प्लेट बना दी है। ठीक है, न्यूरल प्लेट और एक्टोडर्म को सेपरेट करें न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरल प्लेट है ये अंदर की तरफ को फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये फोल्ड हो रही है तो यहाँ पर जो ग्रूव बन गई है, जैसे प्रिमिटिव ग्रूव में जो ग्रूव बनी थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर न्यूरल ग्रूव बन गई है। और जो ये फोल्ड्स हैं जहाँ पर फोल्ड हो रही है न्यूरल प्लेट, उनको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। और जो बॉर्डर है न्यूरल प्लेट बॉर्डर, अब उसको हम कह रहे हैं न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, अब ये न्यूरल फोल्ड्स जो हैं ये बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखो न्यूरल फोल्ड्स आपस में मिल गए, जिसकी वजह से एक ट्यूब बन गई है, और ट्यूब के दरमियान में एक कैविटी है जिसको हम कहते हैं न्यूरोसील। और न्यूरल क्रेस्ट के जो सेल्स हैं वो अब न्यूरल ट्यूब से भी अलहदा हो गए हैं और ऊपर एक्टोडर्म से भी अलहदा हो गए हैं, और अब वो ये पड़े हुए हैं न्यूरल ट्यूब के ऊपर। ठीक है, अब न्यूरल ट्यूब के इस तरफ को ये देखो एक पोर नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं न्यूरोपोर। ये पोर आगे जाके बंद हो जाएगा। खैर, अब ये न्यूरल ट्यूब आपकी बन गई है। ये न्यूरल ट्यूब क्या करेगी? अब इस न्यूरल ट्यूब ने आगे जाके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना है, आपकी ब्रेन भी बनाना है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी बनानी है। ठीक है, और ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक हो गया। अब ये यहाँ देखो इस डायग्राम में, यहाँ पर आपकी सेंटर में न्यूरल ट्यूब बन गई है। न्यूरल ट्यूब के दरमियान जो कैविटी है वो न्यूरोसील है। न्यूरोसील के इर्द गिर्द अब आपके स्पाइनल गैंग्लियन बनना स्टार्ट हो गए हैं, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से ही बन रहे हैं। ठीक है, नीचे आपकी नोटोकॉर्ड आ गई, और जो मीज़ोडर्म सेल्स थे उनसे अब सोमाइट्स बन गए। ठीक है, सोमाइट्स क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब न्यूरोलेशन का प्रोसेस मैं एक दफ़ा पूरा रिपीट करूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं उन्होंने डिफ्रेंशिएट होकर न्यूरल प्लेट बना दी है। अब न्यूरल प्लेट जो है वो फोल्ड होना स्टार्ट करेगी। यहाँ पर ये फोल्ड हो रही है और सेंटर में इसने न्यूरल ग्रूव बना दी है। न्यूरल ग्रूव के साइड्स पर न्यूरल फोल्ड्स हैं जो आपस में करीब आते जा रहे हैं, करीब आते 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 ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और न्यूरल ट्यूब बना देंगे। न्यूरल ट्यूब के दरमियान में जो कैविटी है वो न्यूरोसील है। सामने जो पोर है, एंटीरियर साइड पे भी एक पोर है, एक पोस्टीरियर साइड पे भी होगा। वो ये पोर जो है ये न्यूरोपोर है। ठीक है, अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं वो आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, और ये न्यूरल ट्यूब आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, ब्रेन बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इस डायग्राम में आपको लेट गैस्ट्रूला स्टेज दिखाई जा रही है। यहाँ पर देखो आपकी नोटोकॉर्ड भी बन गई है जो रेड कलर की है। रेड कलर की क्यों है? क्योंकि ये मीज़ोडर्म से डिराइव हुई है। न्यूरल ट्यूब आपकी बन गई है जो कि ब्लू कलर में है।
अब ये ब्लू कलर में क्यों है, क्योंकि ये एक्टोडर्म से बनी है, ठीक है। और येलो कलर की आपको एंडोडर्म है। ये एंडोडर्म ये देखो ये क्या ऊपर को स्टॉक बनाई हुई है एक, ये क्या है आपको पता है कि एंडोडर्म के नीचे गैस्ट्रोसील थी। अब वो गैस्ट्रोसील जो है वो ऊपर को उभरते उभरते एक स्टॉक की शक्ल में आ गई है। अब हम इसको गैस्ट्रोसील नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे प्रिमिटिव गट। अब आप देखो ये प्रिमिटिव गट की रूफ भी है, साइड्स भी हैं, लेकिन इसका फ्लोर नहीं है, ये योक के ऊपर ऐसे ही खुली पड़ी हुई है। अब ये जो यहाँ से खुली हुई है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर ने आगे जाके एनस बनाने, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये माउथ भी बनाती है, ब्लास्टोपोर से माउथ भी बनता है, लेकिन बर्ड्स में इस ब्लास्टोपोर से एनस बनता है और माउथ जो है वो अलहदा ओपनिंग बाद में बनती है, ठीक है। अब ये जो सोमाइट्स हैं ये पेयर की फॉर्म में नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द पेयर की फॉर्म में होते हैं और बहुत सारे सोमाइट्स बनते हैं। ये देखो इस डायग्राम में सोमाइट्स, काफ़ी सारे सोमाइट्स बने हुए हैं न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द, ठीक है। ये न्यूरल ट्यूब है, इसके नीचे नोटोकॉर्ड भी है। अब न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड के इर्द गिर्द काफ़ी सारे सोमाइट्स बनते हैं। सोमाइट्स आर अ सेट ऑफ बायलेटरली पेयर्ड ब्लॉक्स ऑफ मेसोडर्म। बायलेटरल होते हैं यानी लेटरल साइड पे होते हैं, बाय दो होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ब्लॉक्स ऑफ मेसोडर्म हैं दैट फॉर्म अलोंग द हेड टू टेल एक्सिस, हेड से टेल एक्सिस की तरफ ये बनते हैं, ठीक है। अब ये जो सोमाइट्स हैं इन्होंने आगे जाके बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इन्होंने आगे जाके आपके स्केलेटल मसल्स भी बनाने हैं, आपके ऑर्गन्स भी बनाने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। अब ये जो सोमाइट्स हैं इनसे लेटरल मेसोडर्म की लेयर बन रही है। ये देखो ये लेटरल मेसोडर्म की लेयर बन रही है। ये पहले एक ही थी, बाद में ये डिवाइड होकर दो बन जाती हैं। अब ये जो ऊपर वाली मेसोडर्म है, ये ऊपर वाली जो मेसोडर्म की लेयर है इसे हम कहते हैं सोमेटिक मेसोडर्म, और ये जो नीचे वाली मेसोडर्म है इसे हम कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, ठीक है। अब सोमेटिक मेसोडर्म और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म के दरमियान जो कैविटी बनी है ये आपकी सिलोम है, ये बॉडी कैविटी है। सिलोमेट्स में सिलोम लाजमी होती है, ये आपकी बॉडी कैविटी सिलोम है, ठीक है। अब ये जो आपकी सोमेटिक मेसोडर्म है इसको और एक्टोडर्म को हम एक साथ कहते हैं सोमेटोप्ल्यूर, और जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है इसको और एंडोडर्म को हम एक साथ कहते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, ठीक है। अब ये जो आपके सोमेटोप्ल्यूर है और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर है इन दोनों ने आगे जाकर बनानी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज लेयर्स फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जो बुक में डायग्राम्स दी हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है आपकी वहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना स्टार्ट हो गई है, सेल्स अंदर की तरफ ब्लास्टोसील की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर माइग्रेटिंग सेल्स लिखा हुआ है जिन्होंने आगे जाके मेसोडर्म बना देनी है। आपकी हाइपोब्लास्ट है ब्राउन कलर में, ब्लू कलर में आपकी एपिब्लास्ट है। हाइपोब्लास्ट के नीचे सब जर्मिनल स्पेस है जो कि गैस्ट्रोसील भी कहलाती है, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में न्यूरल ग्रूव बनना शुरू कर दिया जिसने आगे जाके ये देखो न्यूरल ट्यूब भी बना दी है, ठीक हो गया। अब ये जो एक्टोडर्म है और मेसोडर्म है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोमेटोप्ल्यूर बना रहे हैं, ठीक है। एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म मिलकर, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म मिलकर आपके स्प्लैंक्नोप्ल्यूर बना रहे हैं, ठीक है। अब सोमेटोप्ल्यूर और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर के दरमियान जो कैविटी है वो आपकी सिलोम है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है दीज लेयर्स फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, यानी सोमेटोप्ल्यूर और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर जो हैं ये मिलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं। अब आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स टोटल 4 हैं। फर्स्ट योक सैक है जो कि योक के इर्द गिर्द बनता है, सेकंड एमनियन, थर्ड कोरियन, फोर्थ एलेंटॉयज। सबसे पहले योक सैक बनना स्टार्ट करता है, क्यों? क्योंकि योक के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। योक फूड है आपके एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो ने ग्रो करना है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की तो ज़रूरत होनी ही है ना, और वो न्यूट्रिएंट्स उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी योक प्रोवाइड कर रही है। तो जो योक सैक है वो योक से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। वो कैसे कि योक सैक की जो एंडोडर्म की लेयर है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है और योक को डाइजेस्ट करती है, और जो मेसोडर्म की लेयर है वो आर्टरीज़ और वेन्स बनाती हैं
और जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं डाइजेशन की सूरत में, योग के डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो ये आर्टरीज़ और वेन्स जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं और एम्ब्रियो तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो योग सैक सबसे पहले बनना स्टार्ट होती है जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू होता है, तो योग सैक भी बनने लग जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक हो गया। जो आपका योग सैक है वो यहाँ पर देखो स्प्लैंक्नोफ्लूइड से बन रहा है। ये जो एंडोडर्म और मेसोडर्म की लेयर है, ये नीचे वाली लेयर स्प्लैंक्नोफ्लूइड, ये आपका योग सैक बना रही है। और जो सोमेटोफ्लूइड है वो आपकी एमनियन बनाएगी। एमनियन क्या है? एमनियन पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेती है। एमनियन जब पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेती है तो इसके दरमियान एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन का मकसद है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। सडन टेम्परेचर चेंजेस से भी ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, और अगर कोई शॉक लगता है बाहर से, कोई झटका लगता है एग को, तो उससे भी ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब अगर मैं आपको रियल में दिखाऊं कि ये एमनियन कैसी है, तो ये देखो। अब आप कहोगे ये कितने गंदा सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे ही जानदारों को खून के लोथड़े से पैदा किया है, आपको भी इसी तरह बनाया है, तो ये इतना गंदा भी नहीं है, इसको ऐसे नहीं कहना। जो ग्रे कलर की है ये एमनियन है, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है। ये देखो ये कितना गाढ़ा सा फ्लूइड है, पिलो की तरह काम करता है, एम्ब्रियो को शॉक से भी बचाता है। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको योग सैक दिखाऊं तो ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाई थी नोटोकॉर्ड दिखाने के लिए। अभी ये स्टार्ट ही हुआ था एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, तो ये देखो यहाँ पर योग सैक बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये योग सैक आहिस्ता आहिस्ता पूरे योग को कवर करता जा रही है। देखो यहाँ पे हाफ़ कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ़ से भी ज़्यादा कवर कर लिया, और यहाँ पे एमनियन भी अब बन गई है एम्ब्रियो के इर्द गिर्द। ये देखो ये एमनियन है। ठीक हो गया। इसके बाद बाकी की जो 2 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कोरियन और एलेंटॉइड्स, वो भी बन जाएंगी। ठीक है, वो भी स्प्लैंक्नोफ्लूइड और सोमेटोफ्लूइड से ही बनेंगी। यहाँ पर देखो दिखाई हुई है, ये आपका योग सैक है जिसने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने हैं। ये आपकी एमनियन है जो कि बहुत ही ब्लर से दिखाई गई है, और यहाँ पर एलेंटॉइड्स है। एलेंटॉइड्स का क्या मकसद है? एलेंटॉइड्स आपके चिक के यूरिनरी ब्लेडर की तरह काम करता है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जाहिर है डाइजेशन हो रही है तो मेटाबॉलिज्म भी होगी एम्ब्रियो के अंदर, और जाहिर है हर सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी जो तो चाहिए ही है ना, तो एनर्जी उसको एम्ब्रियो को मेटाबॉलिज्म से ही मिलेगी। अब मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेगा ही। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर कहाँ पर करेंगे? वो इस एलेंटॉइड्स के अंदर स्टोर करेंगे। एम्ब्रियो जो है वो यूरिया को यूरिक एसिड में बदल देता है और फिर इस एलेंटॉइड्स के अंदर स्टोर करता है। जैसे आपके ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब जो कोरियन है वो शेल के साथ साथ बनती है, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई यानी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं हुई हैं। अब कोरियन का मकसद क्या है कि ये शेल के अंदर जो पोर्स होते हैं वहाँ से गैस एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन अंदर लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, वो उन पोर्स के ज़रिए से बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये अपने मदर की बॉडी के अंदर तो डेवलप नहीं कर रहा है ना, ये तो बाहर के एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहा है। तो उसके लिए ये सारी मेम्ब्रेन्स और ये सारी अल्लाह ताला ने कवरिंग्स जो हैं वो ये ऐड की होती हैं, योग ऐड की होती है, एल्ब्यूमिन ऐड की होती है, योग ये एग शेल ऐड किया होता है, ताकि ये बाहर के एनवायरनमेंट में एग जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके। अब अगर मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर दिखाऊं इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की, तो देखो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एमनियन है, ये योग सैक है, योग अब काफ़ी डाइजेस्ट हो गई है। एलेंटॉइड्स है, एलेंटॉइड्स देखो ऐसे ही लग रहा है जैसे इसके अंदर यूरिन भरा हुआ है। सही। अब मेरा ख्याल है आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स इस टॉपिक को लेकर क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।